1931 का साल था। 15 अक्टूबर की सुबह तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से द्वीप पर समुद्र की लहरों के किनारे बसे एक साधारण से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा आगे चलकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने वाला था। उसका नाम रखा गया अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पिता जैनुलाब्दीन एक साधारण नाव चलाने वाले व्यक्ति थे जो स्थानीय मछुआरों और यात्रियों को मंदिर के पास के किनारे से नाव में बैठाकर समुद्र के पार ले जाया करते थे। माता अशियम्मा एक धार्मिक और दयालु महिला थीं जो घर के काम के साथ साथ अपने बच्चों में संस्कार और नैतिकता की शिक्षा देती थीं। अब्दुल कलाम का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन इस गरीबी में भी एक समृद्धि थी, संस्कारों की, शिक्षा की और मेहनत की। उनका घर पक्की ईंटों का नहीं था बल्कि साधारण लकड़ी और मिट्टी का बना था। वो अपने भाइयों बहनों के साथ मिलकर बचपन की खुशियां जीते थे। पिता का स्वभाव बेहद शांत था और वे ईमानदारी व सादगी के प्रतीक थे। घर में अक्सर धार्मिक चर्चा होती थी जहां हिंदू और मुस्लिम मित्र मिलकर बैठते और एक दूसरे के विचार सुनते। कलाम बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। रामेश्वरम का समुद्र, आकाश में उड़ते पक्षी और मंदिर में बजने वाली घंटियां, ये सब उनकी सोच को गहराई से छूते थे। जब वे मात्र 5 साल के थे तब उन्होंने पहली बार आकाश में उड़ते हुए सीगल पक्षियों को देखकर सोचा कि काश मैं भी उड़ पाता। ये सोच उनके जीवन की दिशा तय करने वाली थी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए छोटी उम्र में ही उन्होंने परिवार की मदद करना शुरू कर दी। वे अखबार बांटने का काम करते थे। सुबह 4 बजे उठना, नंगे पैर समुद्र किनारे चलकर अखबार लेने जाना, फिर साइकिल से पूरे गांव में बांटना, ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। स्कूल जाने से पहले ये काम रोज करना उन्हें अनुशासन सिखा गया। स्कूल में वे औसत छात्र थे, लेकिन विज्ञान और गणित में उनकी गहरी रुचि थी। उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने एक दिन उन्हें आकाश में उड़ते पक्षियों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि कलाम, अगर तुम्हें उड़ान का रहस्य जानना है तो तुम्हें विज्ञान का गहन अध्ययन करना होगा। ये वाक्य उनके मन में गूंजता रहा। 1940 के दशक में जब वे मात्र 9-10 साल के थे, दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव में थी। उस समय रामेश्वरम में रेलगाड़ियों से डाक आती थी और युद्धकाल के कारण अखबारों की मांग बढ़ गई थी। इसी दौरान कलाम को अखबार बांटने का अवसर मिला, जिससे उनकी जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी। मैट्रिक पास करने के बाद वे 1950 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिल हुए, जहां से उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक के बाद वे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रवेश लिया। MIT में दाखिला लेना आसान नहीं था, फीस अधिक थी, लेकिन उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर उनके सपने को आगे बढ़ाया। MIT में पढ़ाई के दौरान उनका सपना और स्पष्ट हुआ। वो विमान बनाना चाहते थे, अंतरिक्ष में उड़ान भरना चाहते थे। एक प्रोजेक्ट में जहां उन्हें विमान का मॉडल बनाना था, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर समय से पहले और उत्कृष्ट तरीके से प्रोजेक्ट पूरा किया। उनके प्रोफेसर ने कहा कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन देश तुम पर गर्व करेगा। 1958 में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार किया। लेकिन उनका असली सपना था अंतरिक्ष अनुसंधान, इसलिए 1969 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हुए। वहां उन्हें भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 का प्रोजेक्ट सौंपा गया। 1969 में जब SLV-3 का पहला प्रक्षेपण किया गया, वो असफल रहा। ये कलाम के जीवन का कठिन क्षण था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी टीम को प्रेरित करते हुए कहा कि हम असफल हुए हैं, लेकिन हार मानना विकल्प नहीं है। 2 साल बाद 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का स्वर्णिम क्षण था। इसके बाद उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल जैसे रक्षा प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया, जिससे उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उनकी सोच थी कि शक्ति ही शांति की गारंटी है। 1998 में उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर पोखरण 2 परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला ऐतिहासिक कदम था। 2002 में जब उन्हें देश का 11वां राष्ट्रपति चुना गया तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाने वाले कलाम ने अपने कार्यकाल में युवाओं, छात्रों और वैज्ञानिकों को प्रेरित किया।
उनका मानना था कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है अगर युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वे लगातार देश भर में घूमते रहे, छात्रों से मिलते, उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस देते। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलोंग के IIM में व्याख्यान दे रहे थे, मंच पर ही उन्हें हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। उनका अंतिम संस्कार रामेश्वरम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन एक संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके पास सपने देखने की शक्ति है और उन्हें पूरा करने का साहस है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। और फिर वो दिन आ गया जब भारत ने अपने मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति को खो दिया, लेकिन उनकी सोच, उनके सपने और उनकी प्रेरणा हमेशा इस देश की धड़कनों में जिंदा रहेंगे।